नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माओ का भरोसा। रात के 1 बज रहे थे। नीलम जी ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने इधर उधर देखा और चुपचाप धीमे धीमे कदमों से घर से बाहर निकल गई। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर भी थर थर कांप रहे थे, मगर अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। नीलम जी ने अपने डर को एक तरफ रखा और आंधी की भांति उस रात के अंधेरे में बस आगे बढ़ने लगी। उधर उनके बेटे बहू रात के जश्न के बाद आराम से पैर फैलाकर चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें तो आज जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी खुशियों पर अब ग्रहण लगने वाला है। कुछ घंटों के बाद दरवाजे की घंटी बजी। रेखा बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने आई और बोली, पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ मर गई है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई और बोली, बुढ़िया, सुबह सुबह तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना घर से बाहर जाने की? क्या घुल खिलाकर आई है रात भर तू? अपने किसी यार से मिलने गई थी? रेखा दांत पीसते हुए नीलम जी के बाल पकड़कर पूछ रही थी कि तभी अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्यों री, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। चल, आज मैं तेरी सारी फिटनेस करती हूँ। पुलिस वाली के एक थप्पड़ से रेखा को मानो अपने सारे ग्रह नक्षत्र ही घूमते नजर आ रहे थे। उसने सामने देखा तो गेट के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और 30 से 40 पुलिस वाले दरवाजे पर तैनात थे, जिन्हें नीलम जी अपने साथ लेकर आई थी। थप्पड़ की गूंज से नीलम जी का बेटा भी कमरे से बाहर आया तो वह भी नजारा देखकर सन्न रह गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ ऐसा कदम भी उठा देगी। राहुल नीलम जी को एक तरफ ले जाकर बोला, माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? क्या भूल गई इतनी जल्दी सब कुछ? अब इस घर का मालिक मैं हूँ। वह तो मेरी शराफत समझो कि आपको इस घर में रहने दिया, वरना उठाकर कब का नहर में प्रभावित कर देता। किसी को कानो कान भी खबर नहीं मिलती। नीलम जी ने बेटे को एक जोर का तमाचा लगाया और हंसते हुए बोली, मैंने तुझे चलना सिखाया और तू मुझसे ही चालाकी करने चला था। तेरे तो मैं रंग रंग से वाकिफ हूँ। हाँ, अनपढ़ जरूर हूँ, पर बेवकूफ नहीं, समझा ना? नीलम जी हंसते हुए बोली, बेटा, कल जो तूने कागज साइन करवाए थे, जरा एक बार उन्हें ध्यान से तो पढ़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अपनी गलती पर ही पछताना पड़े। राहुल दौड़कर अंदर गया और अलमारी से पेपर लाकर पढ़ने लगा। जैसे ही उसने सारे कागजात पढ़ने के बाद पीछे का एक पेपर पढ़ा, मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। माँ को अनपढ़ गंवार समझकर इतनी बड़ी गलती का हर्जाना उसे आज भरना पड़ रहा था। दोनों माँ के कारनामे पर उन्हें आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। नीलम जी मुस्कुराते हुए हॉल में पड़े सोफे पर टांग रखकर बैठ गई। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। जिन बेटे बहू ने नीलम जी को पल पल तड़पाया, आज उन दोनों की ही जिंदगी से चैन और सुकून छिन गया था। नीलम जी बेचारी विधवा थी और अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह रोज मंदिर जाती और भगवान के पास कुछ समय बिताती। एक दिन वह ऐसे ही मंदिर जा रही थी कि तभी रेखा दरवाजे पर ही उनकी चोटी पकड़कर बोली, बुढ़िया, कितनी बार बोली हूँ, सुबह सुबह मंदिर मत जाया कर। घर में कितने काम होते हैं। पहले जो रात के बर्तन सिंक में हैं उसे साफ कर और सब्जी काट कर बना दे, वरना बबली को और इनको निकलने में देर हो जाएगी। नीलम जी छटपटाते बोली, बहू, बस थोड़ी देर लगेगी, मंदिर होकर आ जाती हूँ, फिर धो दूंगी। जूठे बर्तन धोने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। रेखा ने नीलम जी के हाथ से
पूजा की थाली छीनकर एक किनारे पर पटक दी और बोली, जितना बोल रही हूँ बुढ़िया, चुपचाप करो। नहाना होगा तो फिर से नहा लेना। वैसे भी पानी बहुत सस्ता है, पर मेरा पसीना बहुत महंगा है। बड़ी आई पंडिताई करने वाली। बेचारी नीलम जी चुपचाप जूठे बर्तन धोने लगी, फिर सब्जी काटकर बनाने लगी। पिछले कई साल से उनका जीवन ऐसे ही कट रहा है। नीलम जी के पति प्रमोद बाबू बहुत भले इंसान थे। गांव में जमीन, घर, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो अपने चचेरे भाई को रहने खाने को दे रखी थी। शहर में नौकरी करते करते अपने बेटे को सेट कर दिया था, पर उसका मन काम में लगता ही नहीं था। एक रोज जब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही, तो उन्होंने मना कर दिया। उस पर बेटे ने अपने पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और शादी कर ली। उस दिन उन्हें आने वाले खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने का फैसला लिया। वक्त के साथ साथ बेटे बहू के बदलते रंग ने प्रमोद बाबू को अंदर से तोड़ दिया। एक रोज अचानक सोते सोते वो इस दुनिया से चले गए। पीछे से नीलम जी उनकी यादों के सहारे जीने लगी। जिस घर की वो आज तक मालकिन थी, उस घर में उनके साथ नौकरों जैसा सुलूक होने लगा। अब उनका वक्त घर और बाहर के मंदिरों में या फिर घर के कामों में गुजरता था। हर पल बेटे बहू उनसे सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के उपाय ढूंढते रहते। कई बार घुमा फिरा के उन लोगों ने करवाना भी चाहा, तो कहते, सब कुछ तो तुम्हारा है, मैं तो बस नाम की मालकिन हूँ। इसी कारण और अत्याचार करती थी। एक रोज राहुल के दफ्तर में उसके बॉस ने उसे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करता था। दफ्तर से घर लौटा और मुंह लटकाए रेखा से बोला, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा, सोच रहा हूँ बिजनेस कर लूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिसमें बिजनेस नहीं होगा। क्या तुम्हारे पापा या भाई कोई मदद नहीं कर सकते? अरे, जब पैसे आ जाएंगे तो लौटा दूंगा। रेखा बोली, आप भी हद करते हैं। क्या अपने ससुराल वालों से उधार लेंगे? राहुल बोला, तुम ही बताओ क्या करूं। इस नौकरी से तो गुजारा होने से रहा, अब बबली के ट्यूशन स्कूल कितने ही खर्च हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सब पूरा करूं। रेखा बोली, अपनी कंजूस माँ से क्यों नहीं पैसे निकलवाते? रहती हमारे साथ और एक अठन्नी खर्च नहीं करती, सारी संपत्ति अपने कलेजे पर उठाकर ले जाएंगी। मेरा बस चले तो कल ही वृद्धाश्रम भेज दूं, पर आपकी वजह से मैं कुछ नहीं कहती। राहुल बोला, तो मैं कौन सा उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे बाप के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, जो सारी संपत्ति माँ के नाम कर गए। तभी रेखा की नजर अपनी सास पर गई, तो बोली, ये इतनी जल्दी मरने वाली भी नहीं, नाम लिए कि हाजिर। नीलम जी मंदिर से लौटकर घर के अंदर प्रवेश कर रही थी कि रेखा राहुल को कोहनी मारते हुए उसकी माँ की तरफ इशारा करती है और बोलती हैं, राहुल, आप मेरे सारे जेवर बेच दीजिए, मैं नहीं चाहती आप कर्ज में डूब जाए। सोचिए, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। इतना कहकर वह रोने का नाटक करने लगी। राहुल हैरानी से रेखा को देखने लगा। नीलम जी चिंता में बोली, क्या बात है बहू, ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि तुम्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे? राहुल बोला, माँ, आप रहने दो, परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, और कुछ नहीं तो अपना खून बेच दूंगा। काश कि बाबूजी होते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती, क्योंकि अगर मैं लोन भी लूंगा तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी दिखानी होगी, पर यहाँ तो सब आपके नाम पर है। लगता है उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। नीलम जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, वो तो तुम्हारे बाबूजी मेरा बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते थे, इसीलिए तुम ऐसा करो, कागजात बनवाओ, मैं गांव की जमीन और घर तुम्हारे नाम कर देती हूँ। रेखा झट से बोली, मम्मी जी, और यह घर? दिमाग एक पल को ठनका, फिर बोली, हाँ हाँ बहू, ये घर भी कर दूंगी, सब कुछ तो मेरे बेटे का ही है, बस वो खुश रहे। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और झट से माँ के पैर छुए, तो नीलम जी उससे खुश रहने का आशीर्वाद देकर
मंदिर में दिया जलाने चली गई। रेखा के चेहरे पर कुटिल हंसी आई और बोली, देखा मेरे दिमाग का कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब जल्दी से जल्दी कागजात बनवाओ और सब कुछ अपने नाम कर लो, फिर बिजनेस करो या ना करो, इन्हें तो मैं वृद्ध आश्रम भेज कर रहूंगी। राहुल पत्नी की बातों में आ गया और सारे कागजात अपने मन मुताबिक बनवाने लगा। अगले दिन राहुल बोला, माँ, रेखा नहीं दिख रही। नीलम जी बोली, वह अपनी माँ से बात कर रही है। वो बोला, माँ, आज एक वकील कागज लेकर आएगा, आप बस दस्तखत कर दीजिएगा, फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नीलम जी ने हाँ तो कर दी, पर सोचने लगी, जो बेटे बहू पिता के मरने के बाद नौकर बना के रखे हैं, सब कुछ मिलने के बाद वो क्या करेंगे? एक दिन में इतना परिवर्तन। रेखा बोली, क्या बात है मम्मी जी, यह मुझे ढूंढ रहे थे? वो बोली, नहीं बहू, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी, तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया और वो चला गया। रोजाना की तरह रेखा अपनी सहेलियों के घर बैठी थी। उसी बीच कोई आदमी प्रॉपर्टी के कागजात बनाकर लाया। नीलम जी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो पढ़ नहीं सकती थी। उन्होंने वकील से बोला, अगर मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँ तो जुड़ सकता है? उसने बोला, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बताइए क्या जोड़ना है। नीलम जी ने न जाने उस वकील को क्या कहा और उसने एक पैराग्राफ जोड़ दिया और दस्तखत करके एक कॉपी उनको भी दे दी और वहां से चला गया। शाम में राहुल बहुत खुश होकर मिठाई का डब्बा लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। नीलम जी बोली, बेटा, माता पिता बच्चों के लिए बलिदान नहीं, त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं, यही सोचकर कि बच्चे माँ बाप का किया हुआ भूलेंगे नहीं। वो बोला, अरे नहीं, नहीं माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने माँ को मिठाई खिलाई और बीवी को आंख मारते हुए मिठाई का डब्बा बढ़ा दिया। वक्त बीत रहा था। राहुल ने गांव की संपत्ति अपनी माँ को बिना बताए बेच दी और बिजनेस शुरू कर दिया। फायदा भी हुआ। इतने पैसे आने के बाद राहुल और रेखा के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। आए दिन घूमना फिरना, पार्टी करना। एक रोज नीलम जी रेखा से बोली, बहू, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर से दिखा दो। तब रेखा बोली, क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। हर किसी पर खर्च हो रहे थे, पर जिसने पैसों का इंतजाम किया उसकी अब दवाई और रोटियां गिनने लगे। एक रोज शाम में नीलम जी अपने लिए चाय बना रही थी। रेखा आई और बोली, मम्मी जी, थोड़ा तो दूध में पानी मिलाकर चाय बनाओ। इतना चाय बनाती हैं कि शाम होते होते 2 लीटर दूध खत्म हो जाता है। आज के बाद बिना मुझसे पूछे ना तो आप चाय बनाएंगी, ना ही कुछ खाने का सामान लेंगी। इतना कहकर नीलम जी के हाथ से वो चाय लेकर वह वहां से चली गई। नीलम जी बेचारी काली चाय बनाकर उसी से अपने पेट की आग बुझा ली। अब नीलम जी के साथ फिर से बुरा व्यवहार होने लगा। जब वो बेटे से कहती तो वो कहता, माँ, रेखा घर चलाती है, आपको उसी के अनुसार रहना होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कहिए, मैं आपके रहने का इंतजाम वृद्ध आश्रम में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर में चिक चिक नहीं चाहिए। बेटे के वो शब्द नीलम जी के कानों में कील की तरह चुभने लगे और वो सोचने लगी, पति की मृत्यु के बाद बेटे के भरोसे ही जी रही थी। पति ने जाते वक्त कहा भी था, नीलम, अपने जीते जी जिंदगी में कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। पर सच कहा किसी ने, माँ का जी गाय के पूत का जी कसाई का। तभी फोन की घंटी बजी और गांव से उनके देवर ने फोन किया, भाभी, भाई साहब के जाने के बाद आपसे मिलना तो नहीं हो पाता था, पर गांव की जमीन और घर बेचकर तो आपने सदा के लिए हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। नीलम जी आश्चर्य से बोली, नहीं नहीं, घर और जमीन गिरवी रखा गया है, बेचा तो नहीं है। तब उन्होंने सारी बात
नीलम जी को बताई। अगले दिन राहुल जब घर लौटा तो नीलम जी बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोला, नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता। नीलम जी बोली, नहीं, मुझे अभी ही तुमसे बात करनी है। बेटा, 6 महीने नहीं बीते कि तुम इतना बदल जाओगे। मैंने नहीं सोचा था। तरक्की करने के बाद इंसान को अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए। और तुमने बिना मुझसे पूछे गांव की संपत्ति कैसे बेच दी? राजीव ने कहा, आपको इससे क्या मतलब? प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। और हाँ, मैंने आपके रहने का इंतजाम एक वृद्ध आश्रम में कर दिया है। 1 हफ्ते बाद आपको वहां जाना होगा। नीलम जी बोली, ये मेरा घर है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी रेखा कमरे से बाहर आई और उनकी चोटी पकड़कर सोफे से नीचे गिराती हुई बोली, जाएगी कैसे नहीं? ये अब मेरा घर है और मुझे यहाँ कोई पुराना सामान नहीं चाहिए। और जो भी सामान ले जाएंगे मुझे दिखाकर ले जाना। इतना कहकर उसने नीलम जी को उनके कमरे में बंद कर दिया। नीलम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। 2 दिन बाद घर पर राहुल और रेखा के दोस्त आए थे। रेखा ने नीलम जी से कहा, खबरदार, जो अपने कमरे से निकली, अपनी मनहूस शक्ल किसी को मत दिखाना। वैसे भी 2 दिन के लिए आप इस घर में मेहमान हैं। सभी मेहमान बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी नीलम जी सबके सामने आकर बोली, क्यों बच्चों, तुम लोग भी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ आए हो? सब हैरान नीलम जी को देखने लगे। राहुल माँ को आंखें दिखा रहा था। रेखा उनका हाथ पकड़कर बोली, आप अंदर चलिए, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। और सुनो, आज की रात तुम लोगों का इस घर में आखिरी रात है। तुम दोनों कल के कल मेरे घर को खाली करोगे। राहुल बोला, माँ, दिमाग तो सही है, क्या बोल रही हो? नीलम जी हंसने लगी। हाँ हाँ बेटा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया और तुम मुझसे ही चालाकी करोगे। एक बार घर के कागजात ध्यान से पढ़ लेना, और कल अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो सुबह पुलिस आ जाएगी, क्योंकि मैं तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। राहुल का एक दोस्त बोला, राहुल, एक बार घर के कागज तो देख लो। राहुल भागा भागा कागजात लाया तो आखिरी पन्ने पर साफ साफ लिखा था, मैं अपने बेटे को गांव की संपत्ति और ये घर दे रही हूँ, पर जिस दिन मैं चाहूँ उससे सब वापस ले सकती हूँ। पर राहुल बोला, पर यह तो मैंने मेंशन किया ही नहीं था। नीलम जी बोली, ये मैंने जोड़ा था, क्योंकि मुझे तुम लोगों की मनसा पर उसी दिन शक हो गया था, जब तुम्हारी पत्नी ने इस घर को भी अपने नाम करने की बात की थी। राहुल के सभी दोस्त कहने लगी, राहुल, तुमने अपनी माँ के साथ धोखा किया। जो अपनी माँ के साथ धोखा कर सकता है वो हमारे साथ क्या करेगा? हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। और वो सब चले गए। नीलम जी बोली, बस आज रात का समय है, जो सामान लेना है ले लो और सुबह घर को खाली करो। रेखा बोली, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? नीलम जी बोली, कोई भी माँ कठोर नहीं होती, बच्चे अपनी चाल से उसे मजबूर कर देते हैं, ताकि माँ बच्चों को सबक सिखा सके। राहुल और रेखा नीलम जी का पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। नीलम जी बोली, अगर तुम गलती करते तो मैं तुम्हें माफ कर देती, पर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारे पिता ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही लिया था। मानती हूँ माँ ममता में अंधी हो जाती है, पर अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सभी माँओं की आंखें खुल जाएगी और वो कभी आंख मूंद कर अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेगी। इतना कहकर नीलम जी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह सर पकड़कर दोनों सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी दरवाजे पर वकील और पुलिस आए और राहुल और रेखा को घर खाली करने के लिए कहा। आखिरकार उन्हें वो घर खाली करना पड़ा। नीलम जी ने बस इतना कहा, तुमने गांव की जो संपत्ति बेची उस पैसे को मैं तुम्हें दान में देती हूँ।
पर इस घर पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं होगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। नीलम जी वो घर बेचकर वृंदावन के एक आश्रम में चली गई और अपने सारे पैसे उस आश्रम में जमा कर दिए ताकि जब तक वो जीवित रहे उनका खर्चा उसी से चले। उसके बाद सारे पैसे वृद्ध माताओं के ऊपर खर्च होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।